हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, उसके बाद आदिकाल और भक्तिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम रीतिकाल के प्रश्नों पर हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो आपको पीडीएफ की समस्या थी उसके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ तक हम प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे रीतिकाल के प्रश्न चल रहे हैं और उसमें हमने प्रश्न संख्या 94 तक देख लिया था। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक काल के हैं और उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास वो रीतिकाल के थे। तो उनके पिता कौन हैं? गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास है। गोपाल चंद्र गिरधर दास हिंदी साहित्य का इन्होंने प्रथम नाटक लिखा था नहुष, जिसका श्रेय इन्हें प्राप्त है हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक लिखने का। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 कृतियों भारतीय भूषण और छंदो वर्णन की रचना की है। अगला है कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। तो सबसे पहले कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि कवित्र रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है और इसमें 5 अध्याय हैं। कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 5। ध्यान रखिएगा, इसमें 5 अध्याय या शीर्षक हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। जिसमें भी विभाजित किया जाता है उसे किसी संज्ञा से अभेद किया जाता है। जैसे रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, यानी कि उसका जो विभाजन है वो किस में किया गया है? कांड में किया गया है। उसी तरह से जो कवित्र रत्नाकर है इसका विभाजन तरंग में है, यानी इसमें जो 5 अध्याय हैं उन्हें तरंग का नाम दिया गया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो कवित्र रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, 5। अगला है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? पहला विकल्प है 700, फिर 713, 719 और 750। तो 713 विकल्प सही माना गया है। इसमें वैसे आपको बताया जा चुका है कि इसमें मतभिन्नता है, यानी कि कुछ लोग 713 मानते हैं और कुछ लोग 719 मानते हैं। तो विद्वानों में मतभिन्नता है। इसमें इस प्रश्न के अनुसार आयोग ने यहाँ पे 713 माना है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उसमें उन्होंने यानी रत्नाकर ने कितने दोहे माने हैं बिहारी सतसई में, तो उन्होंने 713 माने, अन्यथा 719 दोहे माने जाते हैं। यानी अन्य जो विद्वान हैं उनके मत के अनुसार रत्नाकर ने इनके जो दोहे हैं उनकी संख्या 713 मानी है। और क्योंकि बिहारी रत्नाकर बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है और इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है रत्नाकर जी का, इसलिए 713 अधिकांश लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। मिश्र बंधु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 5 भागों में बांटा है: प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो मिश्र बंधुओं का ये काल विभाजन है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने किन 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला उन्होंने जो नाम दिया है वो प्रारंभिक काल नाम दिया है, और उसके बाद उन्होंने प्रारंभिक के बाद जो उन्होंने नाम दिया वो दिया माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद उन्होंने जो तीसरा नाम दिया है वो अलंकृत है। अलंकृत यानी कि इसी रीतिकाल को उन्होंने अलंकृत काल कहा है। और उसके बाद परिवर्तन काल है, और उसके बाद 5वां जो उन्होंने नाम दिया है
वो वर्तमान काल नाम दिया है, यानी कि आधुनिक काल को उन्होंने वर्तमान काल नाम से अभिहित किया है। तो याद रखिएगा, ये मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम किसी चीज़ का, फिर मध्य में आएंगे। जब मध्य में आएंगे तो उसे अलंकृत कर देंगे। और अलंकृत यानी कि जब अलंकृत का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सजा देना। जब हम किसी चीज़ को सजा देते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है ना, अलग से दिखने लगती है। तो अलंकृत के तुरंत बाद परिवर्तन आएगा। परिवर्तन हम किस में कर सकते हैं, सिर्फ वर्तमान में, ना तो अतीत हमारे हाथ में है और ना भविष्य। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले प्रारंभ किया, फिर मध्य में आए। जब मध्य में आए तो हमने उसे अलंकृत कर दिया, यानी कि सजा दिया। और अलंकृत करने से चीज़ में क्या आता है, परिवर्तन। और परिवर्तन कहाँ संभव है, वर्तमान में। तो इस तरह से आप जो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन है इसे याद रख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ये आपको अलग अलग जगह पे प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है। सिर्फ अलंकृत काल नहीं, और भी पूछे जाते हैं कि माध्यमिक काल जो है विभाजन में किसने नाम दिया है। तो याद रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने। आशा करती हूँ आपको याद हो गया होगा ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है। तो फूल मंजरी जो है ये मतिराम का है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। फूल मंजरी रचना जो है ये मतिराम की है। और इसमें इन्होंने एक फूल का वर्णन किया है। फूल मंजरी की रचना मतिराम ने की है, जिसमें इन्होंने 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। शुक्ल जी ने कहा है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा है। किसे कहा है, मतिराम को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गृहस्थी का कवि, गृहस्थी का कवि किसे कहा गया है, तो मतिराम को कहा गया है। ये अलग से पूछा गया प्रश्न है। तो इसे याद रखने का तरीका कि भाई गृहस्थी चलाने में बहुत मति लगानी पड़ती है। बिना मति लगाए आप गृहस्थी नहीं चला सकते। तो गृहस्थी का कवि किसे कहा गया है, मतिराम को कहा गया है। और हजारों जगह मति घुमानी पड़ती है, हजारों जगह मति को ले जाना पड़ता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक, गृहस्थी का कवि कौन है कि तो गृहस्थी चलाने में मति लगानी पड़ती है और हजारों जगह लगानी पड़ती है। तो गृहस्थी का कवि मतिराम को कहा गया है और कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। केशव दास के 4 ग्रंथ यहाँ पे दिए गए हैं, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी और कवि प्रिया। तो इनका जो कवि प्रिया है ये अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया गया है। और रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस का वर्णन है। और ये चारों रचनाएं केशव दास की, यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं चारों केशव दास की रचनाएं हैं। लेकिन विकल्प डी कवि प्रिया जो है ये अलंकार आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसराज मतिराम का है। रस विलास देव की रचना है। रस सारांश भिखारी दास का है। और रस प्रबोध रसलीन की रचना है। तो इस तरह से विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। इस दोहे को हम बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। पिछली ही क्लास में हमने इसे बहुत विस्तार से समझा था। तो ये बिहारी का दोहा है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगर आप सारी क्लास जो भी हो रही हैं उन्हें लगातार एक क्रम से देखेंगे
तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप सुनकर ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो भी क्लास है उन्हें क्रम से देखिए। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य पुस्तक रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो इसे पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें भाषा भूषण ग्रंथ की बात की गई और भाषा भूषण किसकी रचना है? महाराज जसवंत सिंह की है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। इनकी जो शुक्ल जी ने ये बात किसके लिए कही है? जसवंत सिंह के लिए कही है। और जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ जो है ये अलंकारों की पाठ्य पुस्तक है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास और प्रबोध चंद्रोदय आदि हैं। मतिराम की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। अभी फूल मंजरी पर हम चर्चा कर रहे थे कि फूल मंजरी में उन्होंने 60 दोहों के माध्यम से किसी एक फूल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये कथन घनानंद के संबंध में है। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये बात जो उन्होंने कही है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में है उनकी, और इसे हमने आपको एक क्लास में दिखाया भी था। जो भी उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है पूरी बात दिखाई थी। अगला जो प्रश्न है वो है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने, भूषण ने, चिंतामणि ने या घनानंद ने? तो बिहारी ने किया है, क्योंकि बिहारी इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद को लेकर के इतनी गहरी बातें कह दी हैं, इसलिए उनमें समास शक्ति का आशय यही होता है कि जब आप कम शब्दों में बहुत अधिक भावों को प्रकट कर दें, बड़ी बात कम शब्दों में कह देना, वो वहाँ पर समास शक्ति मानी जाती है, या समास शक्ति उसे कहा जाता है। नहीं, कम शब्दों में अधिक बात कह देना। बिहारी ने 719 दोहों का एक मात्र ग्रंथ बिहारी सतसई लिखा, जबकि चिंतामणि और भूषण दोनों ही रीतबद्ध कवि हैं और घनानंद जो है वो रीत मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो इसमें केवल विकल्प ए बिल्कुल सही है, चिंतामणि काव्य प्रकाश, क्योंकि काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। अन्य विकल्प सही नहीं है। मतिराम का रसराज है और भूषण का शिवा बावनी है, रसलीन रस प्रबोध है, और कुलपति मिश्र का रस रहस्य है, और रसलीन अंग दर्पण जो है वो रसलीन की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल का जब आप काव्य पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसी आधार पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। हमने रीतिकाल के सारे नाम पढ़े थे, तो उसमें जो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उन्होंने इसी विशेषता के आधार पर, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस प्रधानता से पाया जाता है, इसीलिए उन्होंने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। अगला है, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता या अनेकार्थ मंजरी? तो अनेकार्थ मंजरी केशव दास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं रस मंजरी, दसम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। केशव दास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। इसे बार बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें चीज़ें सुनने से याद होती हैं। अगर आप बार बार सुन भी रहे हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, कुछ कर रहे हैं और आप
वीडियो को न भी देखें, केवल चला दें और सिर्फ सुनते रहें, तो आपको बहुत सी चीज़ें कब सुनते सुनते याद हो जाएंगी, आपको खुद नहीं पता लगेगा। अगला है केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? रीतिबद्ध कवि में, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त या स्वच्छंदतावादी कवि? तो रीतबद्ध कवि विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। केशव दास रीतबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता है भूषण, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। शिवा बावनी के रचयिता। रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण है। जैसा कि अभी हमने देखा कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस की प्रधानता वाले रीतिकाल में भूषण बिल्कुल अलग मार्ग पर चले। उन्होंने वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं करी और जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो भूषण को कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी जो रचनाएं हैं वो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, इनके 2 आश्रयदाता थे, जिसके लिए एक पंक्ति आप याद कर लीजिए। दोनों ही आश्रयदाताओं के नाम आ जाते हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ये बात भूषण ने खुद कही थी। इसमें इनके दोनों ही आश्रयदाताओं के नाम आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम लगाना है। 4 कौन कौन से हैं? भूषण, मतिराम, बिहारी और देव। तो आरोही क्रम के अनुसार यानी बढ़ते क्रम में आपको इन्हें लगाना है। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो बिहारी 1595 ईस्वी में हुए थे, भूषण हुए थे 1613 ईस्वी में, मतिराम हुए थे 1617 में और देव हुए थे 1673 में। इसके अनुसार विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, बिहारी, भूषण, मतिराम और देव। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो ललित ललाम जो रचना है वो है मतिराम की, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं केशव, भिखारी दास और कृपाराम। लेकिन मतिराम के जो ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्यसार। केशव दास के काव्य ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिका और छंदमाल। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ हैं नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश। कृपाराम के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? हित तरंगिणी। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रस मंजरी देव की रचना नहीं है। अन्य जो है अष्टयाम, रस विलास, भवानी विलास, ये सभी देव की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो घनानंद से संबंधित देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए सारे कथन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। पहला है उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। तो बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल अलग लिखा था। वे प्रेम की पीर के कवि थे, ये भी बिल्कुल सही है। शुक्ल जी ने उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है। अगला है भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। भाषा की अभिधा शक्ति का ध्यान दीजिएगा कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिस पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं बहुत विस्तार से। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? बात को सीधे सीधे कह दिया जाता है। और लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ बाधित होता है, लक्षण के माध्यम से अर्थ निकलता है, और व्यंजना में अर्थ व्यंजित होता है। तो अभिधा का आशय है बात को सीधे सीधे कह देना, लेकिन घनानंद ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने बात को सीधे सीधे नहीं कहा है। उनकी जो रचना है, उनके जो पद मिलते हैं उसमें अधिकांश आपको लक्षणा और व्यंजना ही मिलेगी, और व्यंजना तो अधिक से अधिक मिलती है। तो विकल्प सी सही नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये बात गलत है, यानी ये कथन गलत है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगला है विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, ये भी सही है। विकल्प सी जो है ये सही है क्योंकि ये गलत है, क्योंकि गलत ही इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है
कि रीतिकाल के नामकरण के संबंध में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो रीति शब्द प्रयुक्त हुआ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाओं के लिए, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यही कथन सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए ही सही हो जाएगा। अन्य है लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त है, ये भी बिल्कुल सही है। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, विकल्प ए सही नहीं है। अगला है, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है घनानंद की, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, ये पंक्ति घनानंद की है। लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, पंक्ति घनानंद की है। इसके अतिरिक्त भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती, ते कुल केशव दास, केशव दास की पंक्ति है, इनका नाम ही आ रहा है इसमें, तो आसानी रहेगी पहचानने में। अगला है, नृपति नयन कमलन वृथा, चितवत बासर जाई, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाही, किसकी पंक्ति है? मतिराम की है। इसके बाद है, ताहि छिन्न उड्डराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियाजनु, नागरी नायक, तो ये नंददास की पंक्ति है। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।